हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई वेंजू का। चलिए उसे शुरू करते हैं और पार्ट ये वाला लास्ट होगा गाइस। तो चलिए, आज हमारी वेंजू कंप्लीट होने वाली है, तो इसे शुरू किया जाए। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर जो हमारा वन खशिंग था ना, वो सोज़ुशु से मिलने के लिए रात में ज़रूर आता था और देखता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और सुबह होने से पहले चला जाता था। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा टाइम और बीतता है, फिर से 1 साल का पूरा समय बीतता है, और उसके बाद यहाँ पर वो टाइम आ जाता है जब कोरोनेशन होता है हमारे झान चंगलिंग का। उसे यहाँ पर पूरे 7 सेक्ट की जितने भी लोग थे उनका राजा घोषित किया जाता है, चीफ कल्टीवेटर बना दिया जाता है। इतनी छोटी उम्र में पहला इंसान था जो चीफ कल्टीवेटर बना था, और उसके बाद सारे लोग इतने ज़्यादा खुश, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। और फिर उसकी यहाँ पर गौ शाओलिन से शादी तय कर दी गई थी। ये सारे लोग बहुत खुश थे, सारे सेक्ट आपस में संधि के साथ काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये चीज़ें उनके पेरेंट्स ने भी एक टाइम पे की थी। उनके पेरेंट्स ही उनकी शादी जो थे वो कहीं ना कहीं तय करके गए थे, और बच्चों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है कि देखकर काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। यहाँ पे सोज़ुशु जो था वो उनका एज अ पेरेंट उनके लिए खड़ा हुआ था, और एज अ गार्जियन उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। और गौ शालन काफ़ी इमोशनल फील कर रही थी, वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वहाँ पर उसके पिता खड़े हों और उसे दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हों। उसके आंसू भी निकल रहे थे, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे। उसकी माँ भी गुजर चुकी थी, पिता भी गुजर चुके थे, और उसके सेक्ट में कुछ भी नहीं बचा था। इन्होंने अपनी एक नई आर्मी फिर से दोबारा से यूयिंग सेक्ट में दोबारा से बसाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जितने भी सेक्ट के लोगों को नुकसान पहुंचा था, जिनमें से काविनिंग का भी जो सेक्ट था उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और बहुत सारी जगह पर इन्होंने बहुत सारे सेक्ट को मरम्मत भी करवाई। और नाने सेक्ट जो यहाँ पर हमारा चंगलिंग का सेक्ट था उसे भी दोबारा से रीबिल्ड किया। वहाँ पर अब उस पूरे सेक्ट में वहाँ पर जाकर टीचर्स पढ़ाएंगे बच्चों को। वो पूरा सेट जो था वो उसने गुरुकुल बनाने के लिए पूरा का पूरा पूरी जगह जो भी उसकी थी वो एक गुरुकुल को दे दी, जिसका यहाँ पर मुख्य चीफ भी वही होगा। और उसके अलावा वहाँ पर सोज़ुशु जाया करेगा। वहाँ के जितने भी अनाथ बच्चे थे, जितने भी शिष्य थे, वो वहाँ जाकर पढ़ सकते थे। उसके बाद इन्होंने मेन सिटी जो थी यूयिंग सिटी को बनाया, जहाँ पर ये शासन करेंगे और जहाँ पर सारी चीज़ें चलेंगी। सारे स्टूडेंट उसके बाद नाने सेक्ट जाया करेंगे, जैसे कि जो गुसु सेक्ट में लोग बाग पढ़ने जाया करते थे, बिल्कुल यहाँ पर नाने सेक्ट में पढ़ने जाया करेंगे। यहाँ पर हीलर ट्राइब में से जो भी लोग बच गए थे या फिर जो भी इधर उधर हो गए थे, उन्हें भी पूरी प्रॉपर नाने सेक्ट ने जगह दी थी। और यहाँ पर जो भी घोस्ट वैली के लोग थे उनका भी वेलकम किया गया। उनका भी दोबारा से यहाँ पर शुद्धिकरण करने के बाद उन लोगों को भी छोटे मोटे काम के लिए रख लिया गया, जैसे कि वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, जैसे कि वो शॉपकीपर बन सकते हैं, सामान लाना ले जाना और ये सब। और उन्हें पूरे सम्मान के साथ चीज़ें करनी होंगी, उन्हें कोई ह्यूमिलेट नहीं करेगा। और उनकी भी नॉर्मल लोगों के साथ ही एक बहुत बड़ी बस्ती बसाई गई, जहाँ पर वो नॉर्मल लोगों के बीच में भी लेन देन करने आ सकते हैं और कोई भी उन पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। यहाँ पर इन्होंने यूयिंग सेक्ट के साथ ही बिल्कुल उसे जस्ट बाहर निकलते ही ये पूरी दुनिया बसा ली थी, जहाँ पर घोस्ट वैली के लोग अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर बहुत अच्छे से बसने लगे थे। और जो हमारी लियो चिंचाओ थी वो तो यहाँ पर दोनों सेक्ट के साथ अच्छे से काम भी करती थी और स्पाई का काम भी करती थी। जो भी लोग झान चंगलिंग को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उसके खिलाफ जाना चाहते थे, जैसे स्कॉर्पियो किंग जो था वो अभी भी शांत नहीं बैठा हुआ था। वो मन में सोचता था कि ग्लेज आर्मर मुझे लेना है, क्योंकि जो जाओजिंग था ना उसने उसके दिमाग में चीज़ें डाली हुई थी। और वो मन में सोचता था कि सब कुछ हो गया। फूमेंग जो है उसे पता चल गया था कि उसकी माँ है, लेकिन उसे अपनी माँ से भी एक हेट्रेट हुआ करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा वन खशिंग की बचपन से लेकर आज दिन तक परवरिश की। लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो किंग की परवरिश कभी नहीं हुई, जबकि वो उनका अपना बेटा था। जाओजिंग का भी वो अपना बेटा था, बट बाप ने कभी उसे प्यार नहीं किया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ग्रज होता है वन खशिंग को लेकर। वो यहाँ पर पूरा बदला लेना चाहता था वन खशिंग के साथ। वन खशिंग यहाँ पर धीरे धीरे उसके और सोज़ुशु में संधि होने लगी थी, जब उसे पता चला कि जो घोस्ट वैली के लोग हैं उनका वेलकम किया जा रहा है नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ल्ड में। तो धीरे धीरे संधि होने लगी, बात होने लगी, और सोज़ुशु और वो मिलने लगे। फाइनली एक दिन वो सोज़ुशु के सामने आता है, दोनों बातचीत करते हैं। दोनों के बीच में बहुत गिले शिकवे थे, लेकिन उसे बच्चों से कोई भी गिला शिकवा नहीं था, इसलिए वो झान चंगलिंग और सबसे बड़े अच्छे से मिलता है। झान चंगलिंग उसे देख के इमोशनल हो जाता है और सीधा ना उसके जाके सीने से लग जाता है। ये देखकर वन खशिंग कहता है, तुम क्या बच्चे हो जो रो रहे हो? मर्द इतनी जल्दी नहीं रोते, चलो। लेकिन इमोशनल वो भी हो गया था। यहाँ पर वो उसे तसल्ली देता है,
जब यहाँ पर झान चंगलिंग का पूरा कोरोनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद कोरोनेशन होने के जस्ट 2 दिन बाद उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। तो वनकेशिंग काफ़ी खुश था क्योंकि वो गुशियांग की शादी नहीं कर पाया था, बट गाओशिया लिन की शादी वो करना चाहता था। झान चंगलिंग भी उसके लिए अपने एक छोटे भाई, एक बच्चे जैसा ही था जिसकी शादी वो कर रहे थे। और यहाँ पर झान चंगलिंग उन्हें अपने पेरेंट्स की नज़र से ही देखा करता था, क्योंकि जाओ ज़िशु ने एक तरह से उसे अडॉप्ट करके अपना अडॉप्टिव डिसाइपल बना लिया था। और एक डिसाइपल एक बच्चे की तरह ही होता है, जिसे आप अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े प्यार से जो हमारा वनकेशिंग था वो जाओ ज़िशु को देख रहा होता है। जाओ ज़िशु कहता है तुम क्या देख रहे हो ऐसे? फिर वनकेशिंग नज़र हटा लेता है और कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें देख रहा था। तो यहाँ पर जानबूझकर जाओ ज़िशु उसे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है वैसे आज तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। वनकेशिंग कहता है मैं तो हूँ ही हैंडसम, क्योंकि मैं घोस्ट वैली का लीडर हूँ, और फाइनली अब मुझे एक हीलर वैली के लीडर के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। और वैसे भी बहुत जल्दी मैं नाने सेक्ट में जा रहा हूँ बच्चों को हीलर वैली के बहुत सारी चीज़ें, राज और मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है, मेडिकल एजुकेशन कैसे होती है, उसके बारे में बताना है। तो वैसे भी मैं वहाँ का टीचर हूँगा, शिजुन हूँगा, और सबसे बड़ा मुझे ओहदा दिया गया है पूरे सेक्ट को संभालने का। मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। जाओ ज़िशु कहता है एकदम से उसे पीछे से पकड़कर, तुम वहाँ चले जाओगे मुझे छोड़कर? वनकेशिंग कहता है तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें कायदे में रहना चाहिए, तुम ऐसे किसी अल्फ़ा को चिपक नहीं सकते, और वो भी मेरे जैसे शरीफ अल्फ़ा को तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ ज़िशु हाथ हटाओ, देखो फिर तुम ओमेगा हम लोगों को सीड्यूस करते हो और फिर हम अल्फ़ाओं का नाम आ जाता है, हाथ हटाओ। जाओ ज़िशु कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पता है कितने साल तुम मुझसे अलग रहे, कितने साल तुमने गुस्सा निकाला है। 6 साल हो गए वनकेशिंग, 6 साल मैंने हर दिन तुम्हारा इंतज़ार किया। वनकेशिंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे याद नहीं है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जाओ ज़िशु उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और बहुत देर तक उसे किस करता रहता है। वनकेशिंग पहले तो रेजिस्ट करता है, पीछे हटता है, बिल्कुल उसे किस करने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन जाओ ज़िशु उसके सिर को ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। यहाँ पर वनकेशिंग भी खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि उनकी डीप प्यारी किस थी और जाओ ज़िशु के आंसू भी उसमें निकल रहे थे। तो वो सीधा ही जाओ ज़िशु के सिर को पकड़ता है और डीप पैशनेट किस करने लगता है। बहुत देर तक वो एक दूसरे को किस करते रहते हैं, इतनी देर तक वो किस करते हैं कि दोनों के ही लिप्स सूज जाते हैं। और फिर जब दोनों की ही ब्रीदिंग जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगती है, फिर वो एक दूसरे से पीछे हटते हैं। और यहाँ पर वनकेशिंग कहता है तुम ना मुझे परवर्ट करोगे। जाओ ज़िशु अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तो वनकेशिंग उसकी आंखों से आंसू पोंछ के कहता है शु तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानते हो इट्स नॉर्मल। और तुम एक चीज़ जानते हो ना कि मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ। जाओ ज़िशु उसके गले लग जाता है और कहता है मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। आई नो मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें आने के लिए मना कर दिया था, मुझे उस दिन वो सब नहीं करना चाहिए था। वनकेशिंग कहता है उस चीज़ को 6 साल हो गए हैं, छोड़ो उन बातों को। अब हमारे अफसोस जताने से कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। 2 दिन बाद झान चंगलिंग की शादी है, मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। यहाँ पर जाओ ज़िशु जो था ना वो उसे गले लग जाता है। उस रात वो दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे, क्योंकि सब पी रहे थे और उन दोनों ने पैशनेट डीप किस कर चुके थे, और अब उन्हें पता था। यहाँ पर जाओ ज़िशु की बॉडी में से अल्फ़ा वनकेशिंग की खुशबू आ रही थी और वनकेशिंग की बॉडी में से ओमेगा जाओ ज़िशु की खुशबू आ रही थी। पीने के बाद ना वो दोनों इतने ऑकवर्ड थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्योंकि जाओ ज़िशु उसके साथ फिजिकल होना चाहता था और वनकेशिंग अप्रोच कर नहीं पा रहा था। फिलहाल कैसे भी वनकेशिंग जो है चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि वो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और जाओ ज़िशु को ना नींद नहीं आ रही होती, उसे घबराहट हो रही होती है कि उसका अल्फ़ा उसके साथ क्यों नहीं है। तो वो जाकर सीधा उसके रूम पे ज़ोर से नॉक करने लगता है और कहता है वनकेशिंग बाहर निकलो। वनकेशिंग कहता है क्या है? वो कहता है बाहर निकलो। वनकेशिंग गेट खोलता है, जाओ ज़िशु जानबूझकर उसके कमरे में घुस जाता है और कुंडी लगा देता है। वनकेशिंग कहता है इतनी रात को एक ओमेगा मेरे रूम में क्या कर रहा है? जाओ ज़िशु जो है वो फिर से उसे पकड़ता है और ज़ोर से किस करने लग जाता है। वनकेशिंग पहले तो उसे बिल्कुल रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और ज़ोर से जाओ ज़िशु की कमर को पकड़ता है और एक हाथ से उसके सिर को पकड़ता है और उसे डीप स्मूच करता ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा जाओ ज़िशु था वो हाफने लगता है। यहाँ पर जाओ ज़िशु धीरे धीरे उसके बेल्ट पे जाता है और उसके बेल्ट को खोल देता है। वनकेशिंग कहता है शु ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो एक अल्फ़ा को उकसाना कितना खतरनाक हो सकता है, तुम
तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो जिशु कहता है आई डोंट केयर, आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू नाइट। और ये बात सुनकर ना यहाँ पर उसके दिल में इतनी तेज़ धक 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 होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वो यहाँ पर घबराने लगता है और कहता है पक्का, आर यू श्योर, तुम जानते हो एक अल्फ़ा एक बार आगे बढ़ जाए तो उसके लिए पीछे हटना मुश्किल है। मैं तुम्हें रात भर नहीं छोड़ पाऊँगा, मैं मर्सी भी नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि तुम जानते हो हम कब से साथ हैं और कब से मैंने खुद पे कंट्रोल किया हुआ है। जोशिशु कहता है पहले ये बताओ कि इस 6 साल में तुम किसी के साथ फिजिकल हुए हो। वनकन सिंह कहता है क्या? तो जिशु कहता है पहले ये बताओ तुम मेरे साथ लॉयल थे या नहीं। वनकन सिंह कहता है ऑफ कोर्स मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो दूसरों से फिजिकल क्यों होगा। तो जिशु कहता है फिर मुझे नहीं रुकना, और वो जल्दी जल्दी उसकी फटाफट से ना बेल्ट खोल देता है और उसके एकदम से सीने के पास से ना जल्दी जल्दी से उसके रोप खोल देता है। वनकन सिंह कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हो। तो जिशु कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, मुझे बस अभी सब करना है। वनकन सिंह कहता है इतना तुम मुझे इतनी जल्दी बोलोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्साइटेड ही नहीं हो पाऊँगा, मुझे घबराहट हो जाएगी, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। सो जिशु मुस्कुराता है और फिर उसे ज़ोर से हक कर लेता है और उसकी नेक पे किस करने लगता है। वनकन सिंह कहता है तुम मेरी नेक पे किस कर रहे हो। जिशु जानबूझकर उसका हाथ ना अपना हाथ उसके ट्राउज़र में ले जाता है और वनकन सिंह को ट्राउज़र में एकदम से उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। वनकन सिंह इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसके माथे से पानी आ रहा था और वो कहता है जिशु डोंट टीज मी, डोंट डेयर टू डू दैट, ओके। और जो तुम मुझे इतना टीज़ कर रहे हो ना, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम पे मर्जी नहीं दिखाई है। तो याद रखना जब मेरी बारी आएगी ना तो मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करना कि मैं तुम पे ज़रा भी तरस खाऊंगा। तो जिशु बहुत अट्रैक्टिव और सेक्सी आवाज़ में कहता है कि मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझ पे तरस खाओ, आई वॉन्ट अ वाइल्ड लव। ये सुनते ही ना वनकन सिंह की तो जैसे खरपच्चे ही उड़ जाते हैं और वो अचानक से गोद में उड़ाता है जिशु को और बेड पे डाल देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही अपने सारे रोप्स को उतार के फेंक देता है और फिर वो अपने ट्राउजर्स को भी उतार देता है और उसके बाद वो जिशु की बेल्ट खोलता है और एक एक करके वो उसके ट्राउजर्स और रोप्स को भी उतार कर फेंक देता है। सीधा वो यहाँ पर जिशु के ऊपर आता है और उसे पैशनेट डीप किस करने लगता है। उसके हाथ जिशु की चेस्ट पे बार बार रोम हो रहे थे, वो उसकी चेस्ट के निपल को बहुत अच्छे से प्रेस करता है और उसे गोल गोल करके खेलने लगता है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। उसे जानबूझकर स्टिमुलेट करने लगता है और इतनी देर तक स्टिमुलेट करता है कि सच में यहाँ पर उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, वो खुद को संभाले भी नहीं संभाल पा रहा था। एंड ही वॉज लाइक ओह माई गॉड, उसकी मॉर्निंग पूरे मुंह से निकल रही थी और वो सच में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर वो उसके शोल्डर पे बाइट करता है वनकन सिंह और धीरे धीरे उसकी एक एक चेस्ट को अपनी जीभ से लिक करने लगता है और उसके बाद उसे सक करने लगता है, जिसकी वजह से जिशु की सांसें और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसने चादर को इतनी तेज़ी से पकड़ लिया था ना जैसे मानो कल होगा ही नहीं। फिर वो धीरे धीरे अपने एक हाथ से जिशु को उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है और पकड़कर ज़ोर से बड़े ही प्यार से उसे और भी ज़्यादा टीस करता है। जिशु कहता है और मुझसे वेट नहीं हो रहा। वनकन सिंह कहता है बट मेरे पास ऑयल नहीं है। जिशु यहाँ पर कहता है मेरे कपड़ों में ऑयल है, निकालो। वनकन सिंह कहता है तो यानी कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो नीचे 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 जाता है और उसके बाद उसकी नेवल के साथ खेलने लगता है। जिशु कहता है मैंने कहा ना ऑयल लेके आओ। तो वो कहता है रुको ना, अभी मुझे टीज तो करने दो। जिशु कहता है मुझसे वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी जल्दी करो, मुझे अभी के अभी सब कुछ करना है। और यहाँ पर वनकन सिंह उठता है, जिशु के कपड़ों में से वो छोटी सी शीशी से निकालता है और उसमें से ऑयल को यूज़ करता है। फिर वो ऑयल से खुद को और जिशु को प्रिपेयर करता है और देन टन टन वो टाइम आ जाता है जब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं। पहले तो जिशु को लग रहा था ये बहुत ईजी होता है, बट इतना ईजी भी नहीं था। जब पहली बार वनकन सिंह उसके अंदर एंटर होता है उसकी सांसें फूल गई थी, उसकी आंखों से आंसू आ गया था, उसकी जान निकल के आ गई थी कि यार इतना पेनफुल। यहाँ पर
बेचारा वनकशिंग उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके चेहरे को सहलाता है, उसके बालों को सहलाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम पे मर्सीफुल नहीं होऊंगा, पर देखो तुम्हारी हालत क्या हो रही है। यहाँ पर सोजिशु कहता है कोई बात नहीं, तुम बस जारी रखो, मुझे आज सब कुछ करना है। वनकशिंग कहता है खुद को फोर्स मत करो। सोजिशु ज़ोर से उसे पकड़ के किस कर लेता है, जिसकी वजह से वनकशिंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर फाइनली वो यहाँ पर और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से वो दोनों फाइनली एक साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं। और यहाँ पर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो थी वो परफॉर्म होने लगती है, और फाइनली दोनों को ही बहुत पसीना आ रहा था, दोनों को ही पहले बहुत दर्द हो रहा था, पर धीरे 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 उनका पेन जो था वो सूद हो रहा था, और उसके बाद उनके अंदर एक्साइटमेंट भर चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, वो एक दूसरे के अंदर इंडल्ज होना चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करना चाहते थे। एंड दे वर लाइक, उनकी सोल एक हो चुकी थी, उनकी आत्मा एक हो गई थी, उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी, उनकी शारीरिक सुख मिल रहा था, और दोनों ही धीरे से खुद को एक दूसरे के साथ ही रिलीज़ कर देते हैं। और यहाँ पर वनकशिंग जो था वो नोटिंग करता है, नोटिंग मतलब उसे प्रेग्नेंट करने की पूरी कोशिश करता है, और उसके बाद सोजिशु के पास आके ही लेट जाता है। सोजिशु से कहता है तुम्हारी तो आंखों से आंसू गिर रहा है। सोजिशु कहता है मुझे नहीं पता था कि जब वर्जिनिटी ब्रेक होती है तो इतना दर्द होता है। तो यहाँ पर वनकशिंग मुस्कुराता है और कहता है देखा तुम कितने एक्साइटेड हो रहे थे, एक अल्फ़ा को कभी भी इतनी जल्दी एक्साइट नहीं करना चाहिए, वरना उसके बाद एक ओमेगा को बहुत पछताना पड़ता है। एंड आई एम वेरी मर्सीफुल टुवर्ड्स यू। अगर मैं इतना मर्सीफुल नहीं होता ना तो तुम देखते तुम्हारी क्या हालत हो जाती। ये सुनने के बाद तो उसे पता चल ही रहा था, उसके बॉटम्स बिल्कुल दर्द से भरे हुए थे और उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो कहता है उफ, कल मैं लोगों के साथ बैठूंगा कैसे, कल तो मुझे शिष्यों को नई नई चीज़ें सिखानी है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वनकशिंग उसके कंधे पे सिर रखता है और कहता है ठीक है, अब मैं सेकंड राउंड के लिए तुम्हारे साथ तैयार नहीं हो सकता, वरना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर वो वनकशिंग को ज़ोर से अपनी नेक से पकड़ता है और कहते हैं नहीं, मुझे सेकंड राउंड करना है। वनकशिंग मना करता है, लेकिन सोजिशु के आगे वो उसे कहता है नहीं, मुझे करना है, मुझे फील करना है कि कैसा होता है, क्योंकि अभी जो था वो हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो चुके थे और बहुत जल्दी रिलीज़ कर चुके थे, जिसकी वजह से वनकशिंग उसे सीधा पेट के बल उल्टा लेटा देता है और उसके बाद वो बैक साइड से उसमें एंटर होता है, जिसकी वजह से वो इस पोजीशन में, सेम पोजीशन में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब सोजिशु को सच में मज़ा आ रहा था। सेकेंड राउंड बहुत सूदिंग था, लेकिन पेन भी हो रहा था, लेकिन लिटरली उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। दोनों पैशनेट, रोमांटिक, इतना तगड़ा रोमांस करते हैं कि दोनों के जो बेड थे वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे और आसपास वालों को पता चल रहा था कि हाँ, एक अल्फ़ा और ओमेगा के बीच में क्या हो रहा है। उनके तो कमरे के जग भी हिल पड़े थे, उसमें से पानी भी झलक रहा था, जो जग और ग्लास फुल हो रखे थे। यहाँ पर एक इंसान चिल्लाता है कोई हमें सोने देगा, हमें कल सुबह उठना है। और यहाँ पर वनकशिंग ज़ोर ज़ोर से रोमांस को करता है। कंप्लीट करने के बाद वो खुद को फिर से सोजिशु को नोट करता है और एक साइड में गिर जाता है। वो सोजिशु से कहता है इस बार सच में बहुत मज़ा आया, और सोजिशु कहता है मेरी तो हालत खस्ता हो गई, मुझे नहीं लग रहा कि मैं 3-4 दिन से पहले बेड से उठ पाऊँगा। वनकशिंग कहता है तो किसने कहा था एक अल्फ़ा को इतना ज़्यादा तुम जानबूझकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, अब भुगतो। सोजिशु और वनकशिंग जो थे वो ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वनकशिंग उठता है, खुद को भी क्लीन करता है, सोजिशु को भी क्लीन करता है। फाइनली वो दोनों दोबारा से अपने कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, सोजिशु को बहुत दर्द हो रहा था, उसे हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो रही थी। वनकशिंग उसे दवाई लेके आता है हीलर से और उसे दवाई देता है, और यहाँ पर उसका ख्याल रखता है। जहान चंगलिंग की शादी की बहुत सारी तैयारियां होनी थी, तो वो बार बार कहता है कि मुझे शिफू नहीं दिख रहे, लेकिन वनकशिंग उसे बार बार कहता है नहीं, तुम्हें अंदर रूम में नहीं जाना। तो जहान चंगलिंग कहता है क्यों नहीं जाना, शिफू आज कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रहे, कल मेरी शादी है। तो वो कहता है मैं एक अल्फ़ा हूँ, वो मेरा ओमेगा है, हम 6 साल बाद मिले हैं और हमारी कल फर्स्ट नाइट थी। सुन लिया तुमने अब। यहाँ पर अपने कानों पे हाथ रखते हुए जहान चंगलिंग कहता है मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं जानना था ये सब, छी। वो कहते हैं अच्छा कल तुम्हारी शादी है, जैसा तुम तो कुछ करोगे ही नहीं, सारे लोग मुझ पर ब्लेम डाल देते हैं। वनकशिंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है ये आज की जनरेशन भी ना
दूसरे सेक्स करें तो हॉ और खुद करें तो अरे वो तो हमारा हक था। छी, मुझे ये हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं आती। जोशिशु मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी इमेज ही ऐसी बनी हुई है। तुमने खुद को पहले यही बताया था कि तुम ब्रोथल में काम करते हो, वरना तुम्हारी इमेज कभी इतनी ख़राब नहीं होती। वनकशिंग गुस्से में उसे घूर के देखता है और कहता है बकवास मत करो और मुझे और भी ज़्यादा टीज मत करो। यहाँ पर बहुत ही मुस्कुराते हुए जोशिशु से सिर हिला के मना कर देता है। नेक्स्ट डे होता है और नेक्स्ट डे सबने लाल कपड़े पहने हुए थे। बड़ी मुश्किल से चल चल के लंगड़ाते हुए जोशिशु चलते हुए झान चंगलिंग की शादी देख रहा था। झान चंगलिंग की शादी हो रही होती है। झान चंगलिंग को पहले तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से जोशिशु, वनकशिंग और बाकी के लोग लेके आए थे। ये भाई उनकी शादी कराते हुए बहुत खुश हो रहे थे फाइनली, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की शादी होने वाली थी। और यहाँ पर बड़े ही प्यार से गौशालिन आती है। यहाँ पर झान चंगलिंग को से लेके आता है, तीनों वाउस लेते हैं और उसके बाद उनकी शादी संपन्न हो जाती है। फिर एक बड़ा फीस्ट आयोजित किया जाता है जहाँ पर वनकशिंग काफ़ी खुश था और जोशिशु भी काफ़ी एक्साइटेड था। यहाँ पर बहुत सारा नाच गाना होता है, बहुत सारा अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हो रही होती हैं, जिसके बाद ये सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। फिर रात का वक्त हो जाता है। पूरा दिन कब एंजॉयमेंट में बीता किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन रात को झान चंगलिंग को टीज करते हुए वनकशिंग और जोशिशु उसके रूम तक छोड़ के आते हैं। झान चंगलिंग बहुत नर्वस था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि सुहागरात के बारे में उसने पढ़ा था, सब कुछ जानता था, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने शिफू से बहुत ज़्यादा शर्माता था और उसके शिफू ही उसे रूम के बाहर तक छोड़ने गए। वहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है और यहाँ पर ये लोग आराम से पीते हैं वाइन के कप को और उसके बाद ये लोग छुआरे खाकर अपनी सुहागरात को मनाते हैं। झान चंगलिंग पहले तो नर्वस था, बट एक अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही होता है ना। फिर वो गौशालिन के साथ बहुत तगड़े तरीके से सुबह तक वो दोनों सोते ही नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं और सुबह तक बिल्कुल भी नहीं सोते, पलक भी नहीं झपकाते और रोमांस करते ही रहते हैं, क्योंकि साथ रहते हुए उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी भावनाएँ डेवलप भी हो गई थी, फीलिंग्स भी थी, प्यार भी था और उनकी एज भी काफ़ी कम ही थी। वो टीनेज ही थे, अभी 19-19 साल के। यहाँ पर उन लोगों को थोड़ी शांति हो जाती है, थोड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और काफ़ी उन्हें संतुष्टि भी थी। वो लोग शादी के लिए और बाकी सब राज्यभार संभालने के लिए भी रेडी थे। यहाँ पर वनकशिंग और जोशिशु भी अपने रूम में बहुत अच्छे से रोमांस कर रहे थे। ऐसे ही सब कुछ चलता है और फिर 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद गौशालिन भी और जोशिशु दोनों ही प्रेग्नेंट थे और दोनों ही अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे, बहुत मज़े से रह रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक जासूस आता है और जासूस जो था वो यहाँ पर एक कुछ दवाई थी जो कि जोशिशु के सूप में मिला देता है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से एक इंसान जोशिशु को वो सूप देने जाता है। जोशिशु मुस्कुराते मुस्कुराते वनकशिंग के सामने ही वो जूस पी लेता है। वनकशिंग के सामने वो जूस पीते ही अचानक से थोड़ी देर बाद ही उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। वनकशिंग घबरा जाता है। जोशिशु प्रेग्नेंट था और अचानक से उसे क्या हुआ है वो देखता है कि गौशालिन के लिए भी ये गया है, तो वो चंगलिंग से पूछता है, लेकिन गौशालिन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, पर जोशिशु के साथ ऐसा हो रहा था। यहाँ पर वो जोशिशु से पूछने लगता है क्या खाया है। वो कहता है मुझे नहीं पता। जोशिशु के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर वनकशिंग खुद को रोक नहीं पाता और वो जोशिशु को अपनी गोद में उठाता है, अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। जोशिशु कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहता है ग्लेस आर्मर लाइब्रेरी, मुझे तुम्हें वहाँ लेके जाना होगा, वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय होगा। यहाँ पर जोशिशु जो था वो उसके हाथ में ही अचानक से बेहोश हो जाता है और वनकशिंग रिस्क ले नहीं सकता था। वनकशिंग यहाँ पर जैसे तैसे अपनी तलवार पे उड़कर सीधा वहाँ पर पहुँचता है। ग्लेस आर्मर लाइब्रेरी के बाहर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, बल्कि कोई और नहीं बल्कि स्कॉर्पियो किंग सेक्ट के लोग आए हुए थे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो जानता था कि ग्लेस आर्मर जो लाइब्रेरी है वो एक बर्फ़ के जगह पर है। वो वहाँ पर जानबूझकर देखता है ना ये लोग कलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो किंग कहता है मेरे पास एंटीडोट है, अगर तुम मुझे ग्लेस आर्मर दे दो और की दे दो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को जाने दूंगा। वनकशिंग मुस्कुराता है और कहता है मुझे पता है तुम इसे मार दोगे, तुम किसी के लिए भी मर्सीफुल नहीं रहे हो। तुमने हमेशा लोगों को मारा है ब्रूटली और तुम इसे भी नहीं बचाओगे। सॉरी,
यहाँ पर वो एक बार बोलता है और एक पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो ज़ोर से उस पहाड़ी में अपनी स्वर्ण को मारता है। उस पहाड़ी पे पूरी बर्फ़ जमी हुई थी और वो बर्फ़ एकदम से आकर ना जितने भी वहाँ पर सेक्ट के लोग थे उन सब को अपने अंडर ले लेती है। लेकिन तब तक आसमान में ही जो हमारा वन का शिंग था वो आसमान में ही उड़ता है, क्योंकि उसे 6 कॉम्बैट लड़ाई आती थी, मार्शल आर्ट आती थी, इसलिए वो बच जाता है। उसके बाद वो आराम से ग्लेज आर्मर को निकालता है, उसे एक सर्कल में कन्वर्ट करता है और फिर उसे यहाँ पर लॉक में लगा देता है। फिर वो अपने बालों में से ही की को निकालता है और उसके बाद उस की को खोलकर यहाँ पर वो आराम से ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी में जाता है। फिर वो चाबियाँ भी निकाल लेता है, ग्लेज आर्मर भी निकाल लेता है और उसके बाद अंदर चला जाता है और बंद कर देता है। उसके बाद वो धीरे से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो एक जगह ज़ाओ ज़िशु को लेटा देता है। वो बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करता है। ज़ाओ ज़िशु अभी भी बेहोश पड़ा था। फिर वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जैसे तैसे करके उसे बैठने की मुद्रा में रखता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है। वन का शिंग यहाँ पर उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। वो अपने हाथ को ज़ाओ ज़िशु के हाथ में रखता है और वो बहुत सारी अपनी एनर्जी जो थी, क्योंकि उसने 6 कॉम्बैट मार्शल आर्ट भी सीखी थी और उसने लाइफ टाइम खुद को कल्टीवेट किया था। उसने अपने अंदर डार्क एनर्जी भी रखी थी और उसने अपने अंदर पूरी यिन और यांग की एनर्जी भी रखी हुई थी। उसने सारी एनर्जी को यहाँ पर ज़ाओ ज़िशु को एक एक करके ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो भी उस पॉइज़न की वजह से उसे हार्म हुआ था वो जगह उसकी हील हो रही थी। और यहाँ पर वो खुद ऐसे करते हुए अपनी कोर को भी, अपनी कोर की सारी स्ट्रेंथ को ज़ाओ ज़िशु को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर धीरे से उसे खून की उल्टी भी होती है, लेकिन ज़ाओ ज़िशु अब ठीक हो रहा था। यहाँ पर वो बहुत देर तक ऐसे ही बैठता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्किन बूढ़ी हो गई थी और उसके सारे बाल भी सफ़ेद हो गए थे। वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया था। और उसके बाद वो लास्ट टाइम ज़ाओ ज़िशु की तरफ देखता है। उसकी प्रेग्नेंट जो ओमेगा था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसका बच्चा भी हील हो रहा था, वरना उसका बच्चा दम तोड़कर मर सकता था। वहीं पर धीरे 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 वो अपनी सारी एनर्जी ना ज़ाओ ज़िशु को देता है और अचानक से उसकी जो पूरी बॉडी थी ना वो धुआं हो जाती है और आसमान में चली जाती है, क्योंकि उसने इमॉर्टैलिटी तक कल्टीवेट किया हुआ था। ये बात कभी किसी को पता ही नहीं थी, ये बाई को भी नहीं पता थी। उसने इमॉर्टैलिटी तक खुद को अच्छे से कल्टीवेट किया था, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो राख बनने की बजाय बल्कि हवा में ही गुम हो जाती है। लेकिन जब आँख खोलता है ज़ाओ ज़िशु तो वो देखता है कि धीरे धीरे वन का शिंग की पूरी बॉडी सिर्फ हवा में एक सुनहरी लाइट बन गई है। उसे बार बार चिल्लाता है, उसे हक करने की कोशिश करता है, बट उसके सामने कुछ भी नहीं आता। ज़ाओ ज़िशु रोता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। लेकिन उसके सामने वन का शिंग का रोता हुआ चेहरा और एक प्यारी स्माइल थी और वो कहता है मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छे ओमेगा माँ बनोगे, एक अच्छे पिता बनोगे, हमेशा मेरे बच्चे को संभाल के रखना। और वो ऐसे ही बोलता है इसका नाम गुशियांग रखना। और ये बोल के वो हवा में चला जाता है। ज़ाओ ज़िशु होश में आने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वन का शिंग ने अपनी सारी पावर उसे दे दी है। ज़ाओ ज़िशु में अपनी भी बहुत सारी पावर थी, क्योंकि एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर था, लेकिन वन का शिंग ने भी उसे सारी पावर दे दी। बहुत देर तक वहाँ घुटनों पर बैठ के रोता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जो भी उसने किया है ना वो उसकी लाइफ के लिए किया है। वन का शिंग उससे इतना प्यार करता था कि उसने पूरी लाइफ, पिछले इतने टाइम से उसने सारी लाइफ ज़ाओ ज़िशु के लिए डेडिकेट कर दी थी। और आज भी वो हवा में हो गया, आज भी उसने अपने शरीर तक त्याग दिया, उसने अपनी आत्मा तक त्याग दी और ज़ाओ ज़िशु और अपने बच्चे को बचाया है। वो अपने पेट पे हाथ फेरता है और कहता है कि मैं कभी तुम्हारे पिता का जो बलिदान है वो ज़ाया नहीं जाने दूंगा। बाहर बहुत सारी बर्फ़ थी, ज़ाओ ज़िशु बीमार हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी खाद्य पदार्थ पड़े हुए थे जिन्हें खाकर वो जीता है। उसके बाद एक टाइम पर वो वहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि उसमें वन का शिंग की शक्ति आ गई थी, तो 6 कॉम्बैट मार्शल आर्ट भी ऑब्वियसली उसमें आ गई थी। वो अंदर कल्टीवेट करता है और जब वो उस दुनिया से बाहर निकलता है ना, तो यहाँ पर उसके हाथ में वो ग्लेज आर्मर और पिन भी थे। फिर वो समझ आता है कि वन का शिंग जिस पिन को पहना करता था वही एक की थी और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो उस पिन को अपने बालों में लगाता है और मन में कहता है चलो गुशियांग, हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। तुम्हारे बाबा को किया हुआ प्रॉमिस, और तुम्हें मैं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दूंगा। कुछ साल बीतते हैं। गुशियांग 5 साल बाद
एक छोटी बच्ची बन चुकी थी जो सोसिशु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करती थी। वो अपने बाबा अल्फ़ा बाबा के बारे में भी बहुत कुछ पूछती थी। सोसिशु मुस्कुरा के कहते थे, तुम्हारे अल्फ़ा बाबा बहुत नटखट थे लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते थे। गुशियांग, हमेशा उनका नाम याद रखना। क्या है उनका नाम? तो वो प्यार से कहती है ज़नियान। वो कहते हैं लेकिन उसके अलावा उनका एक और भी नाम था, वन क शिंग। वो कहती है ये तो घोस्ट वैली के लीडर थे ना, मैंने एक जगह पढ़ा है कि ये बहुत खूंखार थे। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, वो बहुत खूबसूरत अल्फ़ा थे, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत अल्फ़ा। और यहाँ पर वो अपनी बच्ची को हक करता है और कहता है तुम जब बड़े होगे ना तो हीलर सेक्ट में तुम्हारे पिता एक चीफ कल्टीवेटर थे, मतलब एक चीफ पोस्ट पे थे जहाँ पर वो सबको पढ़ाया करते थे। तुम हीलर वैली को फिर से स्थापित करना और फिर से उसे बनाना तुम्हारे बाबा का एक सपना था कि वो हीलर वैली को फिर से अच्छा बनते देखना चाहते हैं। माना कि उसमें जन कास्ट के लोग नहीं होंगे लेकिन उसमें जितने भी लोग होंगे वो पूरे मन से पूरे दिल से अपनों की, अपने चाहने वालों की और जो बुरे लोग हैं उनसे बचाकर अच्छे लोगों की सेवा करेंगे। ये करोगी ना पूरा? बड़े ही प्यार से गुशियांग हाँ करती है। धीरे धीरे गुशियांग बड़ी होती है और फिर जब गुशियांग 25 साल की हो जाती है और उसके ओमेगा फादर यानी कि हमारे सोसिशु होते हैं, तब वो अपने फादर को आके कहती है गेस व्हाट फादर, मुझे क्या हुआ है? वो पूछते हैं क्या हुआ गुशियांग, बताओ आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? तो वो कहती है फाइनली मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है और जो टॉप शिजुन है ना उनकी असिस्टेंट लग गई हूँ मैं। वो भी कहाँ, आपको पता है? नाने सेक्ट की हीलर वैली के जो भी स्टूडेंट वहाँ पर आते हैं उन सबको पढ़ाने के लिए। यहाँ पर सोसिशु को बहुत प्राउड होता है कि फाइनली ज़नियान यानी कि वन कशिंग जो नहीं कर पाया अपने जीते जी, वो उसकी बेटी गुशियांग कर रही है। उसका पूरा नाम वन गुशियांग हुआ करता था यानी कि वेन गुशियांग। और यहाँ पर ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप गाइस आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। आई होप आपको वेंसू पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे वॉन्गशिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।